जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को लेकर के हम सभी डिस्कशन कर रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो पेपर लिया गया वो लिमिटेड डेप्यूटी कलेक्टर एग्जाम के पेपर्स को लिया गया, जहां इकोनॉमिक्स के कुछ ही प्रश्न हमें मिले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्यों में प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित वर्ष है, अर्थात जो एसडीजी बनाए गए थे, इस एसडीजी को पूरा करने के लिए जो वर्ष निर्धारित किया गया था वो क्या है, तो 2030। एसडीजी के बारे में जो है मैंने पूर्व की क्लास में चर्चा किया है। एक बार पुनः, एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में अपनाया गया था। 2030 तक जो एक टारगेट सेट किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2030। चलिए, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 के थ्रू से आता है, और बाद में 1992 अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था, वहां पर इंटरनेशनल स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सबके सामने रखा जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, यूएन के द्वारा मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए जाते हैं। कब, 2000 में, जिसे 2015 तक के लिए टारगेट बनाया जाता है, और बाद में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए जाते हैं 2015 से लेकर के 2030 तक के एजेंडा के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए यहां पर क्या है ना, सारे प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स के नहीं है। पहला प्रश्न मिला था इकोनॉमिक्स से, एसडीजी को लेकर के था। अब आगे जो है प्रश्न आपको एकदम डाउन में मिलेगा, अर्थात हम पहुंच जाएंगे 92 नंबर सवाल में, जहां हमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिल रहे हैं। चलिए, तो हम सभी जो है 92 नंबर सवाल पर पहुंचते हैं, और ये 92 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या कुछ है 92 नंबर सवाल पर, देखते हैं। 92 नंबर का जो सवाल है वो पूछ रहा है कि सापेक्ष निर्धनता वैसी परिस्थिति से संबंध रखती है, रिलेटिव पॉवर्टी की बात की जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति का जीवन जरूरी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। तो जब भी कोई पर्सन अनएबल टू ऑब्टेन द नेसेसिटी फॉर लाइफ, तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट जो है पॉवर्टी कहते हैं। तो इसका संबंध तो इसके साथ नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे से पिछड़ जाता है, हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पिछड़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक सोसाइटी में काफ़ी लोगों के इनकम्स अच्छे हैं, उनके लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है क्या है, वो कम है दूसरों से। तो इसे हम क्या कहते हैं ना, इसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, वहीं एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है ना, जो एक व्यक्ति है उसके द्वारा अपने जीवन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे भी वो प्राप्त करने में असमर्थ होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पॉवर्टी को लेकर के देखेंगे कि भारत में पॉवर्टी का जो मेजरमेंट है उसके लिए कौन कौन सी कमिटियां बनाई गई। तो भारत में पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए जो कमिटियां बनाई गई थी उनमें दंडेकर और नाथ कमिटी बनाया गया था 1971 में। उसके बाद जो है वाईके अलग कमिटी बनाया गया था 1993 में। उसके बाद जो है तेंदुलकर कमिटी, जो काफ़ी चर्चा में आया था, याद रखिएगा, तेंदुलकर कमिटी काफ़ी चर्चा में आया था 2009 में। और उसके बाद जो चर्चा में आए थे वो था रंगराजन कमिटी, ये 2014 में बना था। तो तेंदुलकर कमिटी याद रखिएगा, और रंगराजन कमिटी जो है इसका संबंध किससे है ना, पॉवर्टी मेजरमेंट के साथ है। अब हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी का मेजरमेंट किया गया रंगराजन कमिटी के द्वारा, वो दो बेसिस पर, एक तो जो है आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसके बेसिस पर, और कंजप्शन बेसिस पर भी किया गया, कितना किलो कैलोरी एनर्जी जो है कंजप्शन करते हैं। तो एक याद रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि अर्बन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अगर 1407 रुपए कोई मंथली एक्सपेंडिचर से कम है तो वो क्या है ना, वो जो है पॉवर्टी के अंदर में आएगा। और रूरल क्षेत्रों की अगर बात करें तो 972। वहीं किलो कैलोरी की अगर एनर्जी कंजप्शन को लेकर के अगर बात करें तो 2155 किलो कैलोरी जो है पर डे अगर किसी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉवर्टी में आ जाएंगे। और इधर 2090 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखना होगा कि 2-3 कमेटी का नाम बिल्कुल याद रखना है। एक तो तेंदुलकर कमेटी 2009 में बना था, इसका संबंध किसके साथ है ना,
पॉवर्टी मेजरमेंट के साथ, और रंगराजन कमेटी जो कि 2014 में बना था, इसका भी संबंध पॉवर्टी मेजरमेंट के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रॉड मनी। आरबीआई के द्वारा जो मनी सप्लाई मनी जो पब्लिश किया जाता है वो जो है M1 M2 M3 M4 के तौर पर पब्लिश किया जाता है, उसमें से M3 को क्या कहा जाता है ना, ब्रॉड मनी कहा जाता है। ठीक है, इसमें M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, करेंटली वर्तमान में निम्न में से किस राज्य की हिस्सेदारी कुल जीएसटी कराधार में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र का जो हिस्सेदारी है वो सर्वाधिक है 21%। उसके बाद किसका स्थान आता है, उसके बाद आता है कर्नाटक का, सेकंड पोजीशन में कर्नाटक का आता है, उसके बाद फिर गुजरात का, फिर तमिलनाडु का, फिर यूपी का, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बाजार तंत्र, मार्केट मैकेनिज्म को लेकर के चर्चा किया जा रहा है, अर्थात मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसको क्या किया जाता है ना, जो एजेंट्स है उसके द्वारा हैंडलिंग किया जाता है। और ये किस अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख जो फीचर है हम कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अर्थात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की सबसे क्या होता है ना, क्यू फीचर है, विशेषता है। तो मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट को क्या किया जाता है, ओपन मार्केट तहत के जो डिमांड और सप्लाई के जो पूरा करने वाले होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनके द्वारा मार्केट तंत्र को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट, ये तीनों जो है राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। करारोपण करना, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये सभी शामिल है कौन से नीति के तहत, तो फिस्कल पॉलिसी के साथ क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। असंगठित क्षेत्र में वैसे मजदूर जिन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना है, तो स्वावलंबन जो है एक योजना है। हालांकि इस प्रश्न को लेकर के मैं उतना श्योर नहीं हूं, आप सभी इस प्रश्न को एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्वावलंबन स्कीम्स हमें थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यन की कौन सी इकाई को पेपर गोल्ड कहा जाता है, विच ऑफ द यूनिट वैल्यूएशन इज नोन एज द पेपर गोल्ड। तो ये एसडीआर जो कि आईएमएफ से जुड़ा हुआ है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसे हम कहते हैं। और आईएमएफ के बारे में अगर हम बात करें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो है एक साथ ही निर्माण हुआ था, क्रिएशन हुआ था। कब, तो 1945 में जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्रिएशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, भारत में शहरीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। शहरी जनसंख्या का लगभग 17% स्लम में रहता है। 2011 का डेटा को लेकर के यहाँ चर्चा किया गया है, तो 17% स्लम है। अधिकांश रोजगारों की सृष्टि शहरों में आज भी होते हैं। जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर जो है रोजगार की जो एम्प्लॉयमेंट जॉब जो क्रिएशन है वो ज़्यादा है। भारत की कुल जनसंख्या का 31%, ये भी 2011 के रिपोर्ट के अनुसार है कि जो है वो शहरी जनसंख्या है। और शहरों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रवास है, ये कहना गलत है। शहरों के विकास में हम ये नहीं कह सकते, लेकिन किसी सिटी, अगर कोई मेट्रोपोलिस सिटी, उसका जो ग्रोथ होता है, एरिया जो विस्तार होता है, वो माइग्रेशन के कारण ही होता है। और माइग्रेशन से जो अर्बन है या जो शहर है, उसके जो सर्विसेज होते हैं उस पर क्या होता है, इफेक्ट भी पड़ता है। कई बार वो सर्विसेज जो है डाउन हो जाते हैं। तो ऐसा ये मानना कि शहरों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रवास है, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारा मत है। आगे आप इस प्रश्न को भी थोड़ा देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। एचडीआई की गणना को लेकर के बात किया जा रहा है। तो एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। और ये जो पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे महबूब उल हक के द्वारा क्रिएट किया गया था। कब, तो 1990s में इसे क्रिएट किया गया था। बाद में यूएनडीपी के द्वारा जो है इसे किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब एचडीआई में कौन कौन से कारक यूज़ किए जाते हैं, तो पहला तो हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूज़ किया जाता है। उसके बाद एडुकेशन के 2 भाग हैं, तो एडुकेशन को यूज़ किया जाता है, और पर कैपिटा इनकम को यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आता शिशु मृत्यु दर है, ये एचडीआई से जुड़ा हुआ
हुआ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर हम विस्तार से जानने का अगर हम देखेंगे तो एसडीआई को लेकर के क्या कहा मैंने कि इस 3 इसमें होते हैं, जीवन के समय जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूली शिक्षा में भी 2 तरह के हैं, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अर्थात पर कैपिटा इनकम, ये 3 जो है एसडीआई के क्या है इंडेक्स निर्धारण के महत्वपूर्ण वेरिएबल्स हैं। चलिए, अगर क्या कोई और भी प्रश्न, एक प्रश्न साथियों छूट रहा है जो हमें दिख रहा है कि एक प्रश्न छूट रहा है, लेकिन ये प्रश्न कहाँ गया वो हमें नहीं मिल रहा है। मैं एक बार फिर से ऊपर जा रहा हूं क्योंकि मैंने इसे देखा था, एक प्रश्न था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर के, एक प्रश्न था, तो उसको लेकर के भी हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर के पूछा गया था। चलिए एक बार देखते हैं ऊपर जाकर के। हाँ, ये 5वां नंबर जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मार्च 2019 के अनुसार, तो हम इस पर नहीं जाएंगे कि मार्च 2019 पे क्या था, हम इस पर चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कैसे बना। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है सबसे पहले रिलीज किया गया था कब, तो अप्रैल 2012 में रिलीज किया गया था। ठीक है, और इसके रिलीज करने के पीछे 2 व्यक्तियों के नाम जो है महत्वपूर्ण तरीके से आते हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, और उसके बाद जो भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिग्मे थिनले। चूंकि भूटान का नाम क्यों आया है, क्योंकि भूटान के द्वारा जो अपने कंट्री के जो डेवलपमेंट के लिए ग्रॉस जीडीपी का इस्तेमाल ना करके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के जनक के तौर पर भूटान जाने जाते हैं। तो जिग्मे थिनले और बान की मून, इन दोनों के प्रयासों से जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2012 में जो है इस पर काम किया गया उनके द्वारा, और ये प्रकाशित भी हुआ। ठीक है, चलिए, और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, एक भाग के रूप में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 6 मेजर जो फ्यूचर है उसके आधार पर इसे काउंट किया जाता है। एक तो पहला है सोशल सपोर्ट है, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तीसरा फ्रीडम है, चौथा जेनरसिटी है, पर कैपिटा परसेप्शन ऑफ करप्शंस है, और जीडीपी पर कैपिटा। ये 6 जो फैक्टर है उस पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को मेजरमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से साथियों एक प्रयास था कि इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रश्न हैं उसे करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इकोनॉमिक्स के प्रश्न स्पेशल तरीके से तो नहीं है, बहुत कम है। ये 6ठी जेपीएससी के बाद हमें इकोनॉमिक वाला पार्ट मिलेगा, तो जब हम लोग उससे पूर्व में थोड़ी बहुत ही इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही प्रश्नों पर डिस्कशन करने के लिए और PYQ एनालिसिस करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।